हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑट टू स्काईलार्क जो कि पीपी शैली का लिखा हुआ है कविता है, ये इसको आज हम देखने वाले हैं और इसको हम पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ऑट टू स्काईलार्क। Ode to Skylark is a famous poem written by P.B. Shelley. ओके, पीबी शैली का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सी बायशी शैली। ओके, इट्स वन ऑफ द ग्रेट रोमांटिक पोएम celebrated the purity and beauty of nature through the metaphor of a skylark, a small songbird that sing while flying in the sky. ये जो पोयम है ऑड टू स्काईलार्क, इसको लिखा है, किसने लिखा है? एक बहुत फेमस राइटर है ना, बहुत फेमस पोइटिस्ट हैं पीबी शैली, उन्होंने लिखा है इसको। इट्स वन ऑफ द ग्रेट रोमांटिक पोयम, और ये एक बहुत रोमांटिक पोयम है, एक ग्रेट रोमांटिक पोयम है। सेलिब्रेटिंग द प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता और नेचर की जो शुद्धता है उसी को मनाने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा है इन्होंने। थ्रू द मेटाफर ऑफ अ स्काईलार्क, और नेचर में किसके बारे में लिखा है? नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नेचर में एक स्काईलार्क नाम का एक बर्ड है, उसके ऊपर लिखा है, जो कि स्मॉल सॉन्ग बर्ड, जो कि एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि गीत गाता है। दैट सिंग्स वाइल फ्लाइंग हाई इन द स्काई, और वो कब गाता है? जब वो बहुत ऊपर आसमान में उड़ता है, तब वो अपनी जो मधुर आवाज़ है उसको निकालता है, तो ऐसा लगता है कि कोई गीत गा रहा है वो। ओके, तो कवि जो है वो बताते हैं, स्काईलार्क एक बर्ड है, उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में इन्होंने समझाया है। तो आज हम पूरी पोयम समझेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी समरी देखेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि पोयम का पार्ट बहुत बड़ा है इसका, तो हमको पोयम समझने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है, Hail to thee, blithe spirit, but do never word, that from heaven or near it, purest thee full heart, in profuse strains of unpremeditated art. अब ये जो होती हैं, ये पोएम का फर्स्ट स्ट्रेंजा है। इसमें मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती है। और इस पोएम के जितने भी स्ट्रेंजा है ना, 20 से ज़्यादा स्ट्रेंजा है इसके, तो सारे स्ट्रेंजा में इसकी राइमिंग स्कीम क्या चलती हैं? राइमिंग स्कीम किसको कहते हैं? राइमिंग स्कीम मतलब कि जो लास्ट में ख़त्म होने वाले जो लेटर होते हैं ना, जैसे स्पिरिट है, वर्ट है, नियर ईट है, हर्ट है, आर्ट है ना, तो ये जो पीछे के वर्ड्स होते हैं ना, तो इनका रिदम क्या निकल रहा है। ओके, तो उसी चीज़ को हम पकड़ेंगे। ओके, तो राइमिंग स्कीम क्या निकल रही है इसकी? सबसे पहले हम मार्क करते हैं स्पिरिट, स्पिरिट को हम बोलेंगे ए। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्ड, तो इसको हम देंगे बी, है ना। फिर हेवन और नियर इट, इट और स्पिरिट, इसका सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो ये भी ए हो गया हमारा। फिर वर्ड हर्ट, तो इसका भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो ये बी हो गया। अब यहाँ पीछे आर्ट है ना, तो वर्ड हर्ट आर्ट, इसका सेम प्रोनाउंसिएशन है इन सब का। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी हमारी? ए बी बी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है हमारी? ए बी बी। ओके, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली एग्ज़ाम में राइमिंग स्कीम भी पूछ लेता है। अब इसका हिंदी भी देख लेते हैं हम, क्योंकि पोइट जो होते हैं ये अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं सब कुछ, है ना। तो हम लोग तो हमारी जो लैंग्वेज है और उनकी लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी करके बता देती हूँ आपको, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो इसका हिंदी मीनिंग निकल रहा है, और इन्होंने जो बर्ड है, बर्ड को मेटाफर और ऐसे सिमिली, ये दोनों इसमें अलंकार यूज़ किए हैं, है ना। जो मेटाफर और सिमिली जो होती हैं वो अलंकार कह सकते हैं हम, हिंदी में होते हैं ना हमारे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इन्होंने रूपक और उपमा अलंकार ऐसे बड़ा चढ़ाकर बताया है उस बर्ड के बारे में, है ना। तो बर्ड को क्या बताया उन्होंने बर्ड को बताया है कि ब्लीड स्पिरिट मतलब एक आनंददायी आत्मा, तो उसको वो क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार आनंददायी आत्मा, आनंदमयी आत्मा, तू केवल एक पक्षी नहीं है जो स्वर्ग से या उसके पास से आई हो,
तू अपना हृदय उड़ेल देती हैं बिना किसी योजना के मधुर गीतों की वर्षा में, है ना। तो जो बर्ड है, स्काईलार्क है, वो स्वर्ग से कैसे आ सकता है ना। तो उनका मानना, हम सबका मानना ये होता है कि आसमान में कहीं भगवान रहते हैं जहाँ स्वर्ग है ना। और ये जो पक्षी हैं ये भी आसमान में बहुत दूर बहुत ऊपर तक उड़ता रहता है। तो कवि यहाँ पे पक्षी को ये बोल रहे हैं कि इतना ऊपर तक उड़ती हो, उसके बाद नीचे आती हो तो ऐसा लगता है स्वर्ग से आई हो, है ना। और वो जब बोलती हैं उसकी जो साउंड होती है ना, तो वो साउंड एक मधुर साउंड होता है ना, बहुत स्वीट साउंड होता है उसका। तो इसीलिए उसको बोला गया है कि बिना किसी योजना के बर्ड है। अब बर्ड क्या बिना किसी बेवजह ही अपना साउंड निकालते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बिना किसी योजना के मधुर गीतों की वर्षा में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा इसका देख लेते हैं हम। हायर स्टिल एंड हायर, मतलब कि बहुत ऊपर एंड ऊपर तुम उड़ती जाती हो। फ्रॉम द अर्थ डू स्प्रिंगेस्ट, है ना, धरती से बहुत 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 ऊपर तक उड़ती जाती हो। लाइक क्लाउड ऑफ अ फायर, ऐसा लगता है कि कोई आग का बादल उड़ रहा है ना। द ब्लू डीप डू विंगेस्ट, और बहुत नीले आकाश में, बहुत बहुत ऊपर नीले आकाश से भी ऊपर तक तुम उड़ जाती हो। एंड सिंगिंग स्टिल डॉस सोर, है ना, तुम जब उड़ती हो तब भी गाती हो। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और जब गाते गाते उड़ती हो तब भी गाती हो, है ना। अब देखो कैसी लाइन निकल रही हैं। अब ये कविता है ना, पोयम है, और पोयम में जो पोइट होते हैं वो कुछ भी अपने हिसाब से उसका तालमेल बिठाते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि उड़ते हुए गाती हो और गाते हुए उड़ती हो। ओके, जो हमारे गाने नहीं होते हैं, हमारे जितने भी गाने होते हैं ना, तो उन गानों को कभी कभी आप है ना बहुत ध्यान से सुना करो। आजकल के गाने तो पता नहीं क्या ही हैं, जिनके कोई हाथ और पैर कुछ भी नहीं है उनका। पुराने गानों की बात कर रही हूँ मैं, जो पुराने गाने हैं ना, कभी उनको बहुत ध्यान से सुनना। उसकी जो लिरिक्स है, उसके जो वर्डिंग है, उनको बता ऐसे सुनना अच्छे से, कि उसमें है ना इतने सारे अलंकार यूज़ किए होते हैं, जो चीज़ होती नहीं है उसको भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं वो लोग। ओके, तो इसमें भी जो कवि है ना, कवि भी वो स्काईलार्क जो बर्ड है उसके बारे में अच्छा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। और इसमें उसको मेटाफर यूज़ कर रहे हैं ना। मेटाफर मतलब कि अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। जैसे ये है ना, आग का कोई बादल उड़ रहा है ना। तो ऐसे, चलिए नेक्स्ट सीन जो हम देख लेते हैं। इन द गोल्डन लाइटिंग, बिल्कुल एक सुनहरी लाइट जो होती ना, सुनहरा उजाला, उसके जैसे। ऑफ द संकेन सन, है ना, जो कि चमकता बादल लगता है, जो कि एक सन के जैसा, सन के जैसा एक चमकता बादल के जैसे। ओ एवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, है ना, जैसे कि कोई बादल बहुत तेजी से सन के जैसा, सूरज के जैसा चमक रहा है। डू डॉस्ट फ्लोट एंड रन, है ना, और वो बादल के जैसे तुम कहीं उड़े जा रही हो, बहे जा रही हो, कहीं कहीं भी उड़ते ही जाते हो अपने हिसाब से, है ना। जहाँ हवा ले जाती ना बादल को, वैसे ही जो बर्ड है वो भी अपने हिसाब से उड़ रहा है। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इन जस्ट बिगन, है ना, जैसे कि किसी किसी यात्रा पर तुम निकल पड़ी हो। ओके, ऐसे उस बर्ड के बारे में बताया। अब देखो इसकी राइमिंग स्कीम फिर से मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, फिर हम आगे, मैं आगे स्ट्रेंजा में ये नहीं बताऊंगी, फिर आप खुद गौर करना इसको। ओके, तो फर्स्ट लेटर है हमारा लाइटिंग। ओके, तो इसको हम ए देंगे। फिर ये सन, तो इसको हम बी देंगे। फिर ब्राइटनिंग, है ना, इसमें भी लाइटनिंग ब्राइटनिंग, तो ये भी ए हो गया। फिर सन है, फिर रन है, तो ये बी हो गया। फिर बिगन है, तो ये भी बी हो गया। तो हुआ ना हमारा ए बी बी, है ना, ए बी बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम बन रहा है इसका। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको रीड करना और इसकी राइमिंग स्कीम याद रखना आप, है ना। और नहीं याद रहती है तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑटो स्काईलार्क की राइमिंग स्कीम क्या है पोयम की। तो ए बी बी है इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा हम देख लेते हैं इसका। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड daylight do art unseen but ye I hear these shrill delight। ओके, अब इसमें बताया है कि एक बैंगनी शाम तुम पर छा जाती है ना। जब शाम का टाइम होता है ना, तो शाम के टाइम को कैसे बताया है, बैंगनी कलर बता दिया उस शाम को। जब शाम होती ना, शाम को कलर बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं स्काई में, है ना।
तो तुम उस बैंगनी शाम जो होती हैं वो छा जाती हैं, और पर तू उड़ती रहती हैं, लेकिन तुम फिर भी नहीं रुकती हो, तुम फिर भी उड़ते रहते हो। बर्ड के बारे में, जैसे दिन में कोई तारा है ना, शाम को बहुत स्काई एकदम लाइट हो जाता है और कोई डार्क चीज़ अगर उड़ती है ना, तो वो हमको दिखेगी, विजिबल होगी। ओके, तो उसमें उसने बताया कि जैसे कोई तारा हो, है ना, तारे से कंपैरिजन कर दिया आप उसका। तू दिखाई नहीं देती, पर मैं तेरी तीव्र प्रसन्नता से भरी आवाज़ सुनता रहता हूँ, है ना, सुनता हूँ। मतलब कि जो कवि है ना, वो बता रहा है कि जो बर्ड है वो स्काई में इतना ऊपर उड़ती, इतना ऊपर उड़ती है कि जो दिखती नहीं है, लेकिन उसका जो साउंड है बहुत तेज उसका साउंड होता है, तो वो साउंड कवि तक पहुंच रहा है। कवि जो है वो बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज़ फिर भी सुनाई देती है, मैं तुम्हें महसूस करता रहता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। कीन एज आर द एरो of that silver spare, whose intense lamp narrow in the white dawn clear. Until we hardly see, we feel that it is there. Okay? अब देखो spare, clear, there है ना, एरो, नेरो, तो ये जो है ना, ये राइमिंग स्कीम है इसकी। ओके, ए बी ए बी बी। अब इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि जैसे चांद की किरणें तीखी हैं और सुबह होते होते फीकी पड़ जाती हैं, है ना, कीन एज आर द एरो ऑफ दैट सिल्वर स्पैर, है ना, जो गोल चांद होता है ना, बिल्कुल पूर्णिमा का चांद होता है, पूनम का चांद होता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं वो सुबह होते होते कैसी हो जाती है, एकदम लाइट हो जाता है। जो चांद होता है ना वो सिर्फ वाइट कलर का दिखता रहता है, उसकी कोई चमक हमको दिखती नहीं है। वैसे ही तू हमें नहीं दिखती, पर हमें महसूस होती है जैसे कोई दिव्य उपस्थिति, है ना। वैसे ही तुम दिखती तो नहीं हो स्काई में कि तुम कहाँ उड़ रही हो शाम के टाइम में, लेकिन है ना, शाम में भी नहीं दिखती हो, सुबह भी नहीं दिखती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो उपस्थिति है वो हमको महसूस होती है। और कैसे महसूस होती है, उसके साउंड से, उसके जो साउंड निकलती हैं वो उससे कवि को महसूस होता है। ओके, चलिए अब जैसे कोई दिव्य शक्ति, उसको कोई दिव्य उपस्थिति, मतलब उसको कोई बहुत दिव्य बता दिया उसको, है ना, तो इसमें बहुत मेटाफर और सिमिली यूज की गई हैं। चलिए, ऑल द अर्थ एंड एयर विद द वॉइस इज लाउड एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। ओके, तो इसमें बताया है जो धरती और आकाश हैं उन दोनों जगह तुम्हारी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि वो ऐसी जगह उड़ रही हैं, ना तो वो अर्थ के ऊपर उड़ रही हैं, ना तो अर्थ के ऊपर हैं, और ना ही वो आसमान में कहीं, मतलब एक कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं होती आसमान में वो कहीं बैठ गई हो, है ना, तो आसमान में भी उसकी पूरी आवाज़ गूंजती है और धरती पे भी उसकी पूरी आवाज़ गूंजती है। तो इसमें बताया है कि तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो दोनों जगह आ रही है ना। जैसे जब रात का आकाश साफ होता है, एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन नॉनली क्लाउड, है ना, जब कोई बादल अकेला होता है, और रात के अंधेरे में भी, रात में भी जब आकाश बिल्कुल क्लीन होता है ना, जब स्टार दिखते हैं हमको टिमटिमाते हुए, है ना, और चांद की रोशनी गिरती है ना, चांद की रोशनी गिरती ना, बिल्कुल चांदनी रात हो जाती है, तब की बात हो रही है, और पूरा स्वर्ग उस चांदनी में डूबा हुआ रहता है, तब भी तुम्हारी आवाज़, द मून रेन्स आउट हर बिम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लो, है ना, पूरा स्वर्ग उस चांदनी रात में खोया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है, तब भी तुम्हारी वॉल्यूम है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो आकाश में और धरती पर गूंजती रहती है। ओके, चलिए फिर है नेक्स्ट स्टेंजा इसका। वॉट डू art we know not, what is most like thee, from rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from the presence shores a rain of melody। okay, अब इसमें बताया है what do art we know not, है ना, तुम क्या हो ये हम नहीं जानते हैं, है ना, तुम क्या चीज़ हो ये हमें पता नहीं है, क्या चीज़ तुमसे मिलती जुलती है ये भी हमें पता नहीं है कि तुम किस चीज़ से मिलती जुलती हो, इंद्रधनुषी बादलों से उतनी उजली बूंदें भी नहीं गिरती जितनी मधुर ध्वनि तुमसे फूटती है ना। जब तुम गाती हो, जब तुम्हारा वॉल्यूम आता है, तुम्हारा जब साउंड आता है तो वो इतना मधुर होता है कि उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितना मधुर होता है ना। ऐसा लगता है कि जो इंद्रधनुष, जो बादल होते हैं और उनसे जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो वो भी इतनी सुंदर नहीं होती हैं जितनी तुम्हारी जो आवाज़ है या तुम्हारा जो मधुर स्वर है
वो इतना अच्छा लगता है ना। ये तुम भी नहीं जानती हो और ना ही हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंजा है इसका, लाइक अ पॉइंट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हाइम unbidden till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it needed not. ओके अपनी लैंग्वेज में अगर लेकर चले ना तो ये पूरी हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन जब इसको हम डीपली इसका जब मीनिंग समझते हैं तब समझ में आता है कि वाकई में कवि कहना क्या चाहते हैं। ओके तो इसमें दिखाया है कि जो कवि के विचार हैं जो छिपे हुए रहते हैं ना, रोशनी है, दिख रहा है हमको, कवि जो है वो बोल रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आता है। वैसे ही जो पक्षी है वो जो गा रहा है वो क्या गा रहा है वो समझ नहीं आता है। दुनिया के जो लोग होते हैं, दुनिया के लोगों को समझ नहीं आता है कि वो पक्षी उदास हैं या पक्षी खुश हैं। वो जो गा रहा है वो क्यों गा रहा है, वो किस लिए गा रहा है, ये भी नहीं पता होता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रेंजा हम देख लेते हैं इसका, लाइक अ हाई बोर्न मैडन इन अ पैलेस टावर, जो कोई कुलीन कन्या होती है ना, जैसे कोई राजकुमारी है, लाइक हाई बोर्न मैडन है ना, मैडन मतलब कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी होती हैं, इन अ पैलेस टावर, और वो कहाँ पर है, वो पैलेस के टावर पर है ना, महल की मीनार पर है। सूथिंग हर लव लैडन सोल इन सीक्रेट अवर, जो कि अपने प्रेम में डूबी हुई आत्मा को एकांत में संगीत से शांत करती है ना। उसको किसी से प्रेम हो गया है, वो गा रही हैं बिल्कुल एकांत में, और उस प्रेम को अपना जाहिर कर रही हैं एकांत में गा कर, है ना। उसी तरह से तुम भी अपने प्रेम को एकांत में जाहिर करते हो। पूरे आसमान में कोई एक भी पक्षी नहीं होता है, उस आसमान में कोई होता नहीं है, सिर्फ तुम ही उड़ते रहते हो, तुम ही गाते रहते हो। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लो हर बोर, है ना। प्रेम जितना भी मधुर संगीत जो उसकी कुटिया से बहता रहता है ना। और तुम इतना मधुर गाती हो, ऐसा लगता है कि कोई प्रेम की वीणा बजा दी हो किसी ने, है ना। प्रेम है वो बहता ही जा रहा है ना। तो तुम इतना मधुर गाती हो, तुम इतना अच्छा गाती हो, जैसे कोई महल पर खड़ी हुई राजकुमारी है और वो किसी से प्रेम करती है और वो उसके लिए कोई गीत गा रही हैं। ओके चलिए फिर नेक्स्ट स्ट्रेंजा है इसका, कैसा मेटाफर यूज़ किया है ना, एक बर्ड को राजकुमारी से तुलना कर दिया है। ओके तो ये पूरी पोयम है, ये पूरी पोयम में मेटाफर और सिमिली यूज़ किया गया है, तो इसको आप बहुत केयरफुली समझना, है ना। अगर इसको आप समझ नहीं पाएंगे ना तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंजा है हमारा, लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग beholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view, जैसे सुनहरे जुगनू ओस से भरे उपवन में जो बिना दिखे अपनी आभा बिखेरता है फूलों और घासों के बीच जो उसे छुपाए रहती है ना। तो इसमें बताया है, अब इस पक्षी को कैसे बता दिया है, एक जुगनू बता दिया है ना, एक जुगनू के जैसे बता दिया है। जुगनू देखा है ना आपने, एक इंसेक्ट होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है जो कि रात में उड़ता रहता है, और जब वो उड़ता है ना तो उसके पीछे की साइड में है ना एक लाइट निकलती है, तो वो रात में चमकता है, ऐसा लगता है कि कोई छोटे 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 से ना स्टार इधर से उधर भाग रहे हैं रात में। जंगल में कभी भी अगर आपने जुगनू देखा होगा, या फिर खेत खलियान होते हैं, अगर अगर रात में अपन जाते हैं ना तो वहाँ पर घास में अगर चले ना तो वो उड़ते हैं, वो घास में छिपे हुए रहते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना तो वो उड़ जाते हैं। तो वो उड़ते हैं ना तो एक लाइट पीछे से दिखती है, तो ऐसा लगता है कि स्टार जा रहे हैं आसमान में, उड़ रहे हैं इधर उधर, है ना। तो वैसे ही उस पक्षी को जुगनू से कंपेयर किया है कि तुम भी वैसे ही कहीं छुपी हुई रहती हो, लेकिन जब कुछ हलचल होती है तो तब तुम उड़ जाती हो और फिर अपना मधुर संगीत सब दूर बिखेरती रहती हो। ओके चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंजा है इसका, लाइक रोज इम्बोवर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स बाय वार्म विंग्स deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। ओके देखो इसकी राइमिंग स्कीम भी समझ में आ गई होगी अब आपको, जैसे इम्बोवर्ड लीव्स ए बी है ना, फिर डिफ्लावर्ड गिव्स ए बी है ना,
फिर थीव्स, गिव्स, जैसे लीव्स, गिव्स, थीव्स है ना, ये बी, तो ए बी बी है ना। तो पूरी पोयम में यही सीक्वेंस चल रहा है। अब इसमें किससे कंपेयर कर दिया है? लाइक अ रोज इम्बॉवर्ड, मतलब कि अब उस पक्षी की तुलना किससे कर दी है? एक रोज से कर दी है ना, एक गुलाब से उसकी तुलना कर दी। जैसे एक गुलाब जो अपनी हरी पत्तियों में छिपा है, गर्म हवा से धीरे धीरे झड़ता है और उसकी खुशबू इतनी तीव्र हो जाती है कि चोर मधुमक्खियां भी उससे मदहोश हो जाती हैं। ओके, अब तुम्हारा संगीत इतना मधुर है, इतना मधुर है कि जैसे एक गुलाब का फूल होता है और गुलाब का फूल जब पूरा खिलता है और जब उसके ऊपर धूप गिरती हैं, रोशनी मतलब सूरज की किरण गिरती हैं, बहुत तेज धूप गिरती हैं और हवा चलती हैं, तो उसमें से जो खुशबू है वो मेल्ट होकर हवा के साथ में इधर उधर बह जाती हैं, है ना। और उसी खुशबू से मधुमक्खियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ओके, तो तुम भी वैसी ही हो, तुम भी आसमान में पता नहीं कहाँ उड़ रही हो। तुम्हारी जो आवाज़ है वो तुम इतना मधुर गाती हो कि तुम्हारे तरफ कोई नहीं भी आकर्षित हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain a vacant flowers, all that ever was. Joyous and clever and fresh, the music dot surpass. Okay, चलिए, तो इस अब इसमें क्या बता दिया है? अब इसमें उस बर्ड को कंपेयर किया है हमारी जो बारिश की बूंदें होती हैं ना, उनसे कंपेयर किया है कि बसंत की जो बौछार की ध्वनि होती है, बसंत की बौछार आती है ना, पहली बारिश होती है और जब बूंदें गिरती हैं ना, तो उन बूंदों की आवाज़ जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। टिमटिमाटी घास पर बारिश से जगे हुए फूलों की महक, जो भी कभी आनंददायक, स्पष्ट और ताज़ा था, तेरे संगीत की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब क्या बताया है कि तुम इतना मधुर और इतना अच्छा गाती हो कि जो बारिश की बूंदें होती ना, उसकी भी ध्वनि या उसका भी साउंड अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा इतना मधुर आवाज़ है, तुम्हारी इतनी मधुर ध्वनि है, तुम इतना अच्छा गाती हो। और बारिश में जो फूल खिल जाते हैं और उनकी जो महक होती है और वो पूरे एनवायरनमेंट में जब फैलती हैं और उनकी खुशबू जो अच्छी हमको बहुत अच्छी लगती है ना, तो उससे भी अच्छा तुम्हारा गाना है। जब तुम गाती हो तो उससे भी अच्छा तुम्हारा गाना लगता है। ओके, और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रेंजा है इसका। टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थीन, आई हैव नेवर हियर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, that panted forth a flood of rapture so divine. ओके, ये हमें सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं? हमें सिखा ओ आत्मा पक्षी, मतलब कि बर्ड जो है वो हमें सिखाओ, तुम भी हमें सिखाओ कि तेरे मन में क्या मधुर विचार हैं। मैंने कभी प्रेम या शराब की ऐसी स्तुति नहीं सुनी जो तेरे जैसे रसीले आनंद से भरी है। अब इसमें क्या बताया है कि तुम हमें सिखाती हो या तुम हमें सिखाओ, पक्षी या आत्मा, है ना। पक्षी को क्या बता दिया? आत्मा बता दिया है ना। अब तेरे मन में क्या मधुर विचार हैं, तुम क्या सोच रही हो। मैंने कभी प्रेम या शराब की ऐसी स्तुति नहीं सुनी, है ना। जो शराबी होते हैं ना, जो शराब पी लेते हैं, उसके बाद में वो अपना ही कुछ भी अपने ही आनंद में, अपने ही मज़े में रहते हैं, है ना। तो उसमें भी इतना आनंद नहीं है जितना कि तुम्हारी आवाज़ में है या तुम्हारी ध्वनि में है या तुम्हारा मधुर संगीत इतना अच्छा है कि उसको सुनने के बाद में सारी चीज़ें बेकार लग रही है ना। चलिए, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा। कोरस हाई मीनियल और ट्रिम्फाल चेंट मैच्ड विथ थीन वुड बी ऑल बट एन empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want, है ना। इसमें दिखाया है कि जो विवाह गीत होते हैं या जो विजय गीत होते हैं, तेरे गाने के सामने सारे खोखले हैं, जैसे उनमें कोई अधूरापन छिपा है। अब देखो कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया है इसमें कि वो जो पक्षी गा रहा है वो इतना अच्छा गा रहा है कि जो विवाह में गीत गाते हैं या किसी युद्ध में वो जीत जाते हैं और जब गीत गाते हैं तो वो भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी खोखले लगते हैं तुम्हारे मधुर गीत के आगे। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंज है हमारा। वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, वॉट फील्ड्स ऑफ वेव्स और माउंटेन्स, वॉट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन,
वॉट लव ऑफ थीन ऑन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ पैन, है ना। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि किन वस्तुओं से तेरा आनंद उपजता है, कौन से खेत या लहरें या पहाड़ियाँ, कौन से आकाशीय रूप या धरती के दृश्य, क्या अपने ही जैसे किसी प्रेम या दुख की अनजान अवस्था। अब उससे पूछ रहे हैं कवि, है ना, कवि क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो आनंद है वो आनंद कहाँ से आया है ना। या किसी खेत खलियान में उड़ने से आ रहा है, या तुम कहीं पहाड़ियाँ या लहरों में उड़ती हो, या किसी आकाशीय रूप से आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो आनंद है वो कहाँ से आ रहा है ना, किन वस्तु से आ रहा है। या तुमने धरती पर कुछ अच्छा देख लिया है, या तुम किसी से प्रेम करती हो, या तुम किसी दुख में हो, है ना। तुम इतना अच्छा गा रही हो, इसके पीछे की वजह क्या है, किसका क्या कारण है। ओके, तो कवि जो है वो अब पक्षी से बात कर रहा है, पूछ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा है, विद दै क्लियर कीन जॉय लैंग्यूर कैन नॉट बी, शेडो ऑफ एनियंस नेवर केम नियर दी, डू लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिएस्ट, है ना। इसमें वर्डिंग ऐसी है ना, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि पढ़ने में हमको भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये है क्या। ओके, चलिए, तो इसमें कवि क्या बोल रहा है, तेरी स्पष्ट और तीव्र खुशी में कभी थकावट नहीं आती है, परेशानी की कोई छाया नहीं, कभी तुझ तक पहुंची ही नहीं, तू प्रेम करती है पर कभी उसके दुख को नहीं जाना, है ना। मतलब इसमें दिखाया है, अब कवि खुद ही क्वेश्चन कर रहा है और खुद ही आंसर दे रहा है ना। उसमें कवि बोल रहा है कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारा जो मधुर संगीत है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता है, मतलब बहुत क्लियरली तुम गाती हो, और ऐसा लगता है कि तुम थकी हुई भी नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश हो, अपना तुम्हारा मूड अच्छा है, और तुम किसी खुशी की वजह से गा रही हो। तुम्हारा जो गाना है उसमें कोई प्रेम छिपा हुआ है, उसमें कोई दुख नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, वैकिंग और asleep, do of death must deem, things more true and deep than we mortal dream, or how could the notes flow in such as crystal stream, है ना। अब कवि बोल रहे हैं कि जागते या सोते हुए तू मृत्यु को वैसा नहीं मानती जैसा हम मानते हैं, वरना तेरे गीत इतनी स्पष्ट धारा में नहीं बह सकते थे, है ना। इंसान होता है ना, एक इंसान, जब कोई भी इंसान होते हैं ना, तो खुशी में और गम में, है ना, अलग अलग तरीके से गाते हैं। ओके, तो कवि बता रहे हैं कि तुम इतना अच्छा गा रही हो कि तुम्हारी जो गाने में है ना, या तुम्हारे अंदर खुशी और गम कुछ भी नहीं है। तुम सोते जागते तुम्हारे अंदर मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है, तो दुख ही नहीं है, तो तुम हमेशा खुशी में ही गाती रहती हो, है ना। तो पक्षी को किस किस चीज़ से तुलना कर दी है कवि ने, है ना, बहुत सारी चीज़ों से इसमें तुलना की है, तो आपको थोड़ा इसको याद रखना भी पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, अवर सिंस रेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट फेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, है ना। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, हम भविष्य एवं भूतकाल को देखते रहते हैं, है ना, और हमेशा भविष्य के लिए तड़पते रहते हैं। जो हमारे पास है उसमें हम खुश नहीं रहते हैं, और हमें और चीज़ों की आशा हो जाती है, उम्मीद हो जाती है, और उसी के लिए हम तड़पते रहते हैं। ओके, हमारी सबसे सच्ची जो हंसी होती है वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ दर्द मिलेगा। हमारे सबसे मधुर गीत वे होते हैं जो दुख भरी बातें कहते हैं, है ना। हम किसी को अपना दुख कहते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है हमारा मन हल्का हो गया है, हमको अच्छा लग रहा है। ओके, तो जो कवि है ना वो बोल रहे हैं कि हम कोई मधुर गीत गा रहे हैं ना, तो उसमें भी कोई ना कोई दुख होता है, लेकिन तुम इतना अच्छा गाती हो कि तुम्हारे गाने में कोई दुख दिखता ही नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, येट इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, if we were things born not to shed a tear, I know not how the joy we ever should come near, है ना। इसमें कवि बोल रहे हैं, पर यदि हम तिरस्कार न करें, घृणा अहंकार या भय का, किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करें हमारी लाइफ में, यदि हम ऐसी चीज़ होते हैं जिन्हें आंसू बहाना ही नहीं आता, है ना, अगर हम इंसान ही नहीं होते हैं। अब कवि तो यही बोल रहा है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि अगर हम इंसान ही नहीं होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती ही नहीं,
है ना, और हमें आंसू नहीं बहाना पड़ते, तो शायद हम तेरे जैसे आनंद में आ सकते थे, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स देन इन बुक्स आर फाउंड, दी स्किल टू पॉइंट वर दो स्कॉर्नर ऑफ द क्राउन, है ना। इसमें कवि बता रहे हैं सभी मधुर ध्वनियों से बेहतर, सभी पुस्तकों से छिपे खजानों से श्रेष्ठ तेरी ये कला जो धरती से ऊपर उड़ती हो। अब इसमें कवि बोल रहे हैं कि तुम जो है ना किताबों के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है ना, तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो, है ना। और तुम्हारी जो ध्वनि है, तुम्हारा जो गाना है, तुम जो गा रही हो, वो सारे गाने में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बेहतर हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेंजा है इसका, टीच मी हाव द ग्लेडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, है ना। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि अगर तू मुझे सिखा सके अपने हर्ष का आधा भी ज्ञान, है ना। अब कवि बोल रहे हैं पक्षी से, उस बर्ड से बात कर रहे हैं कि तुम इतना सुख में हो या तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम इतना अच्छा तुम्हारे अंदर ज्ञान है गाने का, तो तुम क्या मुझे वो सिखा सकती हो, तुम्हारा आधा ज्ञान दे दो हम, है ना, मुझे पूरा नहीं चाहिए, आधा ज्ञान भी अगर मिल जाए ना मुझे, तो मैं भी बहुत अच्छा हो जाऊंगा। कैसा हो जाऊंगा कि मेरे होठों से भी ऐसे दिव्य पागलपन भरी कविताएं निकलेगी, है ना। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं और पागलपन वाली कविताएं लिखूंगा, कि सारा संसार मुझे वैसे ही सुनेगा जैसे मैं अभी तुझे सुन रहा हूँ, है ना। और मेरे जो विचार हैं और मेरी जो पोयम है ना, वो और इतनी अच्छी अच्छी बनेगी कि जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूँ ना, तुम्हारा मधुर संगीत सुन रहा हूँ, वैसे ही पूरा संसार मुझे भी सुनेगा। ओके, चलिए तो हमारे पोयम के सारे स्ट्रेंजास यहीं कवर होते हैं, और इसकी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलना। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।